गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सिद्धार्थ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, यानी गुणसूत्रीय विकार के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। और गुणसूत्रीय विकार में हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा, आपका एडवर्ड सिंड्रोम पढ़ा। इसके अतिरिक्त हमने क्या पढ़ा था, आपका टर्नर सिंड्रोम पढ़ा था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सिंड्रोम है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पे जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये भी क्या है, आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ये क्या है, ये एलोसोम्स गुणसूत्रों में विकार के कारण उत्पन्न होता है। तो इस डिसऑर्डर के बारे में देखो, सबसे पहली बात है कि खोजकर्ता जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इस सिंड्रोम की जो खोज की थी वो H.F. क्लाइनफेल्टर ने की थी। H.F. क्लाइनफेल्टर नामक वैज्ञानिक ने 1942 में इस डिजीज की खोज की थी। और ये जो डिजीज होती है, ये आपकी क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम जो डिजीज होती है, ये डिजीज किस में होती है, ये होती है केवल नर में होती है, अर्थात मेल्स के अंदर इस प्रकार की डिजीज उत्पन्न होती है। या ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सिंड्रोम है वो केवल नर में ही होता है, मादाओं में नहीं होता है। इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि देखो, सामान्य जो नर होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या होती है 44 आपके ऑटोसोम्स होते हैं। इसके अलावा एक क्या होता है, एक जोड़ा क्या होता है, एलोसोम्स होता है, अर्थात XY क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है, इसमें क्या होता है कि एक अतिरिक्त क्या जुड़ जाता है, X क्रोमोसोम जुड़ जाता है। एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति होता है वो किससे ग्रसित हो जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका जो क्रोमोसोम फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, 44A प्लस आपके डबल XY, अर्थात यहाँ पे क्या हुआ है कि एक अतिरिक्त क्रोमोसोम की वृद्धि हुई है या एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ गया है, जिसके कारण जो संतति होगी वो किससे ग्रसित हो जाती है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित। ये तो हो गया नॉर्मल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक X क्रोमोसोम भी जुड़ जाते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है, 44A प्लस आपके ट्रिपल XY, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या हो गया कि दो अतिरिक्त यहाँ पे दो X क्रोमोसोम क्या हो गए, दो X क्रोमोसोम की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसी तरीके से आपके 44A प्लस ट्रिपल एक्स डबल एक्स वाई, अर्थात ये कह सकते हो 3 X क्रोमोसोम की वृद्धि हुई है। तो ये कभी कभी होता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो संतति होती है उसमें क्या हो जाता है, नॉर्मली रूप से क्या होते हैं 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे एक सामान्य पुरुष में 46 क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 47 हो गए, अर्थात एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ गया। तो वो किससे ग्रसित हो जाता है, आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि दो अतिरिक्त क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, अर्थात दो अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं, तब संतति में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 48 हो जाती है। इसी तरीके से जब मान लीजिए कि 3 अतिरिक्त क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब संतति में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 49 हो जाती है। इस तरीके से आपका ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो नर के अंदर होने वाला क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, अर्थात जो नर होता है उसके अंदर होने वाला एक गुणसूत्रीय विकार है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कि जब मान लीजिए कि एक अतिरिक्त जुड़ा तब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितनी होगी, 47, और दो अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़े तब क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 48। और जब मान लीजिए कि 3 अतिरिक्त क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है तब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 49। कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पे कि एक अतिरिक्त XY गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, अर्थात एक तो क्या जुड़ जाता है,
X क्रोमोसोम और एक क्या जुड़ जाता है, एक जुड़ गया आपका Y क्रोमोसोम। ठीक है, तो कभी कभी क्या हो जाता है, एक अतिरिक्त X और एक अतिरिक्त Y क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, तब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, यहाँ पे देखो 44, 45, 46, 47 और 48, अर्थात यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 48। ठीक है, इसी प्रकार से आपके डबल वाई ट्रिपल वाई क्रोमोसोम भी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कैसे होता है, ठीक है, और किन में होता है उनके बारे में। अब आगे बात करते हैं जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ठीक है, इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो ग्रसित संतति है उसके लक्षणों के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जिस नर में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है उसमें किस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पे लक्षणों की बात की जाए तो सबसे पहली बात है कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो ग्रसित जो संतति होती है उसके अंदर मादा लक्षण दिखाई देने लगते हैं, मादा लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो ग्रसित संतति होगी उसके अंदर मादा लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरी बात की जाए कि जो इस डिजीज से ग्रसित, इस डिसऑर्डर से जो ग्रसित जो संतति होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो स्मॉल रह जाते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं स्मॉल टेस्टिस, और जो पेनिस होता है वो भी स्मॉल रह जाता है, स्मॉल टेस्टिस और स्मॉल पेनिस। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या है जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होता है उसके अंदर स्मॉल टेस्टिस होते हैं और उस प्राणी के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल ही पेनिस होता है। इसके अलावा आगे बात की जाए कि जो इस प्रकार इस डिजीज से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, ठीक है, उसके शरीर पर रोम कम होते हैं, अर्थात शरीर पर बाल कम होते हैं, शरीर पर बाल कम होते हैं। इसके अलावा जो इस डिजीज से ग्रसित होगा उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर स्तन विकसित होते हैं। अब नॉर्मली एक चीज पढ़िए कि जो फीमेल होती है उसके अंदर स्तन विकसित पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो ग्रसित संतति होती है उसके अंदर क्या होते हैं, स्तन विकसित होते हैं। इसके अलावा आगे बात की जाए कि इसमें जो इस सिंड्रोम से ग्रसित जो संतति होगी उसके अंदर क्या होगा कि जो आवाज होती है, ठीक है, वो आवाज किसके समान होती है, यहाँ पे आवाज होती है वो मादा के समान होती है, आवाज मादा के समान, अर्थात जो आवाज होती है वो पतली होती है। ठीक है, इसके अलावा कि यहाँ पे अगली बात की जाए कि जो इस सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या होता है कि FSH हार्मोन होता है, ये उच्च स्तर पर होता है, अर्थात FSH हार्मोन का स्राव उच्च स्तर पर होता है। तो यहाँ पे जो FSH हार्मोन होता है आपका फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपकी पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, ये हार्मोन क्या करता है कि पुट्टिका निर्माण को प्रेरित करता है। तो इस नर में जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो ग्रसित नर होगा उसके अंदर ये हार्मोन क्या होगा, उच्च स्तर पर होता है। इसके अलावा बात की जाए जो पुरुष जनन हार्मोन है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है, ये जो हार्मोन होता है या फिर आप इसे बोल सकते हो एंड्रोजन जो हार्मोन होता है, ये क्या होता है, कम मात्रा में स्रावित होता है। ये जो एंड्रोजन हार्मोन होगा वो कम मात्रा में स्रावित होता है। इसके अलावा आगे बात की जाए कि इस जो डिजीज से ग्रसित जो पुरुष होगा उसके अंदर इस डिजीज से जो ग्रसित पुरुष होगा वो क्या होता है, बंदे होता है, अर्थात जनन सम नहीं होता है, अर्थात ये जनन करने योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसके अलावा और भी कई प्रकार के हैं, जैसे कि बात की जाए
कि ऐसे व्यक्ति में अस्थियां कमजोर रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो मस्तिष्क होता है उसका भी विकास कम होता है, अर्थात ऐसे क्या होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। इस डिजीज से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल यहाँ पे कंप्लीटली जो आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की खोज किसी ने की थी, एच एस क्लाइनफेल्टर ने 1942 में की थी, ठीक है। और ये किन में पाया जाता है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो केवल नर में होने वाला सिंड्रोम है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ जाता है। नॉर्मली क्या देखते हैं कि एक अतिरिक्त क्रोमोसोम जुड़ गया तो वो व्यक्ति कौन से सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि 2 अतिरिक्त क्रोमोसोम भी क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी 3 अतिरिक्त क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है, ठीक है। उसमें कई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे कि ऐसे व्यक्ति में क्या होते हैं कि मादा में जो द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, ठीक है, वो लक्षण इस डिजीज से ग्रसित व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिस होंगे, जो इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होगा उसमें स्मॉल टेस्टिस, स्मॉल पेनिस होता है, शरीर पर बाल कम संख्या में होते हैं, ठीक है, दाढ़ी मूछ कम आती है, ठीक है ना, स्तन विकसित होते हैं, आवाज मादा की समान होती है, एफएसएच हार्मोन क्या होता है, उच्च स्तर पे स्रावित होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो कम स्रावित होता है। ऐसे पुरुष क्या होते हैं, बंदे होते हैं और मंद बुद्धि होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक छोटी सी बात बताता हूँ बार बॉडी के बारे में। देखो यहाँ पे बात की जाए जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, ठीक है, या क्लाइनफेल्टर से सिंड्रोम से जो ग्रसित जो पुरुष होता है उसके अंदर जो बार बॉडी है उसकी संख्या कितनी होती है, बार बॉडी की संख्या सामान्यतः 1 होती है। जब 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं तब बार बॉडी की संख्या कितनी होती है, 1। बार बॉडी से तात्पर्य होता है कि जो फीमेल के अंदर जो 2 अक्ष क्रोमोसोम पाए जाते हैं, फीमेल के अंदर क्या होते हैं, 2 अक्ष क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इन दोनों अक्ष क्रोमोसोम में से जो एक अक्ष क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, गहरा होता है, यानी हेटेरोक्रोमेटिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक अक्ष जो गहरा एक्स क्रोमोसोम जो गहरा हेटेरोक्रोमेटिन है उसे हम क्या बोलते हैं, बार बॉडी कहते हैं, ठीक है। अब बात की जाए कि किसी भी डिजीज में या किसी भी बार बॉडी की संख्या कैसे ज्ञात की जाए, तो इसका एक फॉर्मूला है nx-1, ठीक है। nx का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जैसे इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बात की जाए नॉर्मली, तो यहाँ पे देखो कि टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं आपके पास में, 2 है, और इसमें से 1 माइनस कर दिया तो आपके पास में क्या रह गया, 1। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो बार बॉडी की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। इसके अलावा मान लीजिए कि कभी कभी 2 अक्ष क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाए, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में 2 अक्ष क्रोमोसोम हो, तब वहां पे बार बॉडी की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे 3 अक्ष क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अक्ष क्रोमोसोम 3 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 बार बॉडी होगी, ठीक है। तो बार बॉडी को फिर से याद रख लो कि यहाँ पे बार बॉडी से तात्पर्य हो गया कि जो फीमेल के अंदर जो दोनों अक्ष क्रोमोसोम, एक अक्ष क्रोमोसोम क्या होता है, गहरा हेटेरोक्रोमेटिन होता है जिसे बार बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो चुका है, ठीक है। इसके आगे जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक चलता है वो चलेगा आपके जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में, या जेनेटिक आपके जो जेनेटिक जो डिजीज है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जेनेटिक डिजीज के बारे में। अब बात करते हैं आपके जेनेटिक डिजीज के बारे में, यानी आनुवांशिक रोग।
अब यहाँ पे आनुवांशिक रोगों में सबसे पहले बात करते हैं आपके जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके बारे में, ठीक है ना। अर्थात आनुवांशिक रोग का मतलब होता है कि ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आनुवांशिक रोग को पढ़ते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस अर्थात लिंग सहलग्न वंशागति, लिंग संलग्न वंशागति के बारे में देखो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं, नॉर्मली हमने पढ़ा है कि जो अपने लक्षण उत्पन्न करने वाले जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं। अर्थात सामान्यतः जो लक्षण उत्पन्न करते हैं वो जीन कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑटोसोम्स पर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ ऐसे जीन भी होते हैं, ठीक है, जो किन पे पाए जाते हैं, आपके लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, अर्थात आपके एलोसोम्स पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में अध्ययन करेंगे कि लिंग सहलग्न वंशागति। लिंग सहलग्न वंशागति से तात्पर्य होता है कि लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जो जीन होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि सामान्यतः ऑटोसोम्स पर जीन पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो आपके किस पे पाए जाते हैं, एलोसोम पर पाए जाते हैं। तो ये एलोसोम्स पर पाए जाने वाले जो जीन होते हैं, ठीक है ना, ये जीन क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरित होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है, आपका लिंग सहलग्न वंशागति कहलाता है, ठीक है ना। आगे की बात आती है, सामान्य रूप से ये देखा गया है कि जो एलोसोम्स में से जो एक्स क्रोमोसोम होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है, इस एक्स क्रोमोसोम पर ही क्या पाए जाते हैं, आपके ये जीन पाए जाते हैं, अर्थात जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो यहाँ पे लिंग सहलग्न वंशागति में क्या देखा गया है कि सामान्यतः एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर लगभग 20 लक्षणों के जीन मौजूद होते हैं। लगभग कितने मानेंगे, 20 लक्षणों के जो जीन होते हैं इससे आपके एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और ये जो 20 लक्षणों के जो जीन होते हैं ये क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम से संलग्न जीनों की वंशागति के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं, और जिनमें सबसे पहले बात करते हैं आपके कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस, जिसे आप बोल सकते हो वर्णांधता। अब देखो कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता क्या होती है। कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता से तात्पर्य होता है कि जो इस आनुवांशिक रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, अर्थात रंगों में विभेदन नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस कहलाते हैं या वर्णांधता युक्त कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कलर ब्लाइंडनेस जो एक आनुवांशिक रोग है ये क्या है, आपका लिंग सहलग्न वंशागति रोग है। क्या है ये, लिंग सहलग्न वंशागति रोग है, ठीक है। और जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, ये क्या होता है, एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, अप्रभावी जीन यानी रिसेसिव जीन के कारण
ये डिजीज होती है, ठीक है। और इस जो डिजीज की जो जीन होती है, जो रिसेसिव जीन होती है, वो कहाँ पर पाई जाती है? तो इस डिजीज की जो जीन होती है वो अक्ष क्रोमोसोम पर पाई जाती है। कौन से क्रोमोसोम पर पाई जाती है? अक्ष क्रोमोसोम पर पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली बात है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? रंगों में विभेदन नहीं कर पाते, अर्थात कि विभिन्न रंगों में विभेदन। लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि ऐसे पुरुष ज्यादा है जो क्या करते हैं? लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाते, अर्थात वर्णांधता युक्त ऐसे रोगी ज्यादा हैं जो लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में देखो कि ये कैसा है डिजीज है? लिंग संलग्न वंशागति के द्वारा होने वाला है, अर्थात इस कलर ब्लाइंडनेस जो रोग के जो जीन होते हैं वो एलोसोम से यानी लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और लिंग गुणसूत्रों पर भी किन पे पाए जाते हैं? ये आपके अक्ष क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं? अक्ष क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से किसके कारण होता है? रिसेसिव जीन के कारण होता है, अप्रभावी जीन के कारण ये डिजीज होती है। अब क्या होता है देखो यहाँ पे कि हमारी आंखों के अंदर दो प्रकार की कोशिका होती है। एक तो होती है आपकी कॉन, ठीक है, और दूसरे प्रकार की होती है आपकी रॉड्स। अर्थात कोन्स का मतलब होती है आपकी जो शंकु कोशिकाएं। इसके अलावा दूसरे प्रकार की होती है आपकी रंगा कोशिकाएं। दूसरे प्रकार की होती है रोड कोशिकाएं या छड़ कोशिकाएं, ठीक है। अपने क्या होता है? दो तरीके की आपकी क्या है? सेल्स है अपनी आंखों के अंदर। एक तो होती है कॉन सेल, एक होती है रोड सेल, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों प्रकार की जो सेल्स होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? अपनी आंखों के रेटिना में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? रेटिना में पाई जाती है। ये जो शंकु कोशिकाएं होती है, ठीक है, इन शंकु कोशिकाओं में क्या हो जाती है? विकृति हो जाती है, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हो कि आपके कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति कब उत्पन्न होते हैं? जब मान लीजिए जो शंकु कोशिकाएं होती है इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, जो वर्णक होते हैं, उनका निर्माण नहीं होता है। तब क्या होता है? व्यक्ति किससे ग्रसित होता है? वर्णांधता से युक्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जब किसी व्यक्ति में जो इन शंकु कोशिका निर्माण करने वाली जो जीन होती है, अर्थात ऐसी जीन जो किनका निर्माण करती है? आपके शंकु कोशिका का निर्माण करती है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि शंकु कोशिकाओं के पिगमेंट्स यानी वर्णकों का निर्माण करती है। तो ये जीन मान लीजिए कौन सी अवस्था में हो? अप्रभावी अवस्था में हो। तो अप्रभावी अवस्था में होने पर इन शंकु कोशिकाओं में क्या होगा कि जो पिगमेंट्स होते हैं, जो वर्णक होते हैं, उनका निर्माण नहीं हो पाएगा और ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे? वर्णांध कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वर्णांध। अर्थात ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे? रंगों में विभेदन नहीं कर पाएंगे। और ज्यादातर देखा गया है कि लाल व हरे रंग के वर्णांध रोगी अधिक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात याद रख लेना कि आपके जो इस शंकु कोशिकाओं के निर्माण की जो जीन होती है, ठीक है, ये जीन अगर अप्रभावी अवस्था में मौजूद होती है तब व्यक्ति किससे ग्रसित होता है? आपके वर्णांधता से ग्रसित होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जो वर्णांध पुरुष होते हैं, ठीक है, ये किस प्रकार से या वर्णांधता रोग की वंशागति किस तरीके से होती है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो अगला टॉपिक चलता है अपना वर्णांधता की वंशागति के बारे में। यहाँ पे बात करते हैं वर्णांधता की वंशागति। अब देखो यहाँ पे कि पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्णांधता जो रोग होता है, इस रोग की जो जीन होती है वो कहाँ पे मौजूद होती है? अक्ष क्रोमोसोम पर मौजूद होती है। और यहाँ पे जो जीन होती है वो कैसी होती है? अप्रभावी होती है। कैसी होती है?
अप्रभावी जीन होती है, अर्थात ये कह सकते हो कि X क्रोमोसोम पर अप्रभावी जीन के कारण कौन सा रोग होता है, वर्णांधता रोग होता है। अब इसकी वंशागति कैसे होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्त्री क्या है, सामान्य, स्त्री क्या है, सामान्य, ठीक है, यहाँ पे स्त्री तो क्या है, सामान्य, और जो पुरुष है वो क्या है, वर्णांध, तो यहाँ पे वर्णांध पुरुष है और स्त्री क्या है, सामान्य है। तो इन दोनों के मध्य क्या होता है कि इन दोनों के मध्य जब संकरण होता है, ये इनसे जो संतति होती है तो उनमें किस प्रकार से क्या होता है, वर्णांधता होता है या वर्णांधता की वंशागति होती है, उसके बारे में देखो। तो यहाँ पे एक चेकर बोर्ड की सहायता से इसको समझो। तो यहाँ पे देखो कि एक तरफ तो आपके जो मेल गैमेट है उनको रख दो अक्ष CY, यहाँ पे दूसरी तरफ आपके फीमेल गैमेट अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे जो संतति होगी, देखो यहाँ पे पहले टाइम पे जो संतति है वो क्या होती है, आपकी वाहक होती है, ये कैसे रहेगी, वाहक, ठीक है। दूसरे प्रकार की जो संतति होती है वो सामान्य, तीसरे प्रकार की जो संतति होती है वो क्या होती है, वाहक होती है, और जो लास्ट में होती है वो सामान्य होती है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट देखो, तो रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पे देखो कि जो टोटल नंबर ऑफ जो फीमेल होती है, अर्थात जो पुत्रियों की संख्या होती है वो सारी की सारी कैसे रहेगी, वाहक, पुत्री कैसी है, वाहक पुत्री, ठीक है। और यहाँ पे जो पुत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, सामान्य, पुत्र कैसे प्राप्त होते हैं, सामान्य। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मान लीजिए कि एक सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष के साथ में होता है तो उनसे उत्पन्न होने वाली संततियों में वर्णांधता की वंशागति किस प्रकार से रहती है। तो यहाँ पे इन दोनों से जो उत्पन्न जो संततियां होगी उनके अंदर क्या होता है कि जो स्त्रियां होती है वो क्या रहेगी, यानी पुत्री क्या रहेगी, वाहक रहेगी, मतलब टोटल 100 की 100 पुत्रियां क्या रहेगी, यहाँ पे 100% पुत्रियां क्या रहेगी, वाहक रहेगी। इसके अलावा जो यहाँ पे जो पुत्र होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, सामान्य होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास में एक तो केस ऐसा है, दूसरा केस मान लीजिए कि आपके पास में क्या है कि स्त्री तो क्या है, यहाँ पे स्त्री तो है वाहक, और यहाँ पे पुरुष क्या है, आपका सामान्य, पुरुष सामान्य है और स्त्री क्या है, वाहक, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जो इनसे उत्पन्न जो संतति होगी उनके अंदर किस प्रकार से इस वर्णांधता की वंशागति होती है उसके बारे में देखो। तो यहाँ पे वही चेकर बोर्ड से फिर से एक तरफ क्या रखोगे आप, नर, और दूसरी तरफ आपके जो मादा गेमेट है उनको रखते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ नर गेमेट को रखा आपने और दूसरी तरफ आपके मादा गेमेट्स को रखा। अब यहाँ पे देखो जो प्रथम बार में जो संतति उत्पन्न होगी वो सामान्य, फिर आपके पुरुष क्या रहेगा, सामान्य, फिर आपके जो पुत्री होगी वो क्या रहेगी, वाहक। इसके अलावा जो आपका पुरुष रहेगा वो क्या रहेगा, वर्णांध। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ जो डॉटर है उनमें यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट में देखो जो जितनी भी पुत्रियां प्राप्त होती है उन पुत्रियों में जो 50% जो पुत्री होती है वो क्या होती है, सामान्य होती है। टोटल पुत्रियों में 50% पुत्रियां सामान्य, इसके अलावा 50% जो पुत्री होती है वो क्या होती है, वाहक होती है। इसके अलावा जो आपके 50% पुरुष होते हैं, पुत्र होते हैं, वो क्या रहते हैं, सामान्य, और 50% पुत्र क्या रहेंगे यहाँ पे, वर्णांध। 50% कैसे रहेंगे, वर्णांध। तो कुल मिलाकर के ये है कि मान लीजिए कि स्त्री क्या है, वाहक है, और पुरुष क्या है, सामान्य। तो इन दोनों से जो उत्पन्न जो संततियां होगी उनमें वर्णांधता की वंशागति कैसे होती है कि यहाँ पे 50% पुत्रियां क्या रहेगी, सामान्य, और 50% वाहक रहती है, और 50% पुरुष सामान्य और 50% पुरुष क्या रहेंगे, यहाँ पे वर्णांध होते हैं। तीसरी कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन क्या है कि जब मान लीजिए कि जो फीमेल है, ठीक है, वो क्या है, आपकी वाहक है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मेल है वो क्या है, आपका वर्णांध है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि जब मान लीजिए कि आपके वर्णांध पुरुष और आपके जो वाहक स्त्री होती है इनके मध्य जब संकरण होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो संतति में किस प्रकार से वंशागति होती है उसके बारे में देखो। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में देखो
कि मान लीजिए कि पुरुष कैसा है, वर्णांध है, स्त्री क्या है, वाहक है। तो यहाँ पे मेल गैमेट, तो मेल गैमेट में फिर दूसरी तरफ आपके फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे जो डॉटर, पहली डॉटर जो प्राप्त होगी वो क्या रहेगी, आपके वाहक रहेगी। यहाँ पे इसके अलावा जो पुरुष रहेगा सामान्य, ठीक है। इसके अलावा जो स्त्री रहेगी यहाँ पे थर्ड टाइप की जो स्त्री रहेगी, वो पुत्री रहेगी, वो क्या रहेगी यहाँ पे, वर्णांध। और जो लास्ट में जो पुत्र रहेगा वो कैसा रहेगा, वो भी वर्णांध। तो यहाँ पे देखो कि 50% जो पुत्री रहेगी वो कैसी रहेगी, वाहक, और 50% पुत्री रहेगी वो कैसी रहेगी, वर्णांध। और 50% जो पुत्र रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, सामान्य। और जो 50% जो पुत्री रहेगी वो क्या रहेगी आपके, और पुत्र रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वर्णांध। तो कुल मिलाकर के ये है कि जब मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो कि स्त्री क्या है, वाहक है, और पुरुष क्या है, वर्णांध है, तो इनसे जो उत्पन्न जो संतति होती है उसमें जितनी भी पुत्रियां होती हैं उनमें 50% पुत्रियां वाहक रहती है, 50% पुत्रियां वर्णांध रहती है। और टोटल नंबर ऑफ जो पुत्र होते हैं उनके अंदर 50% पुत्र सामान्य और 50 क्या रहेंगे, वर्णांध। तो कुल मिलाकर की जो आपका वर्णांधता रोग है, ठीक है, इस वर्णांधता रोग की जो वाहक होती है वो क्या होती है, स्त्री होती है। सामान्य से यही देखा गया है कि स्त्रियां क्या रहती हैं, वाहक होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं। सामान्यतः पुत्री क्या होती है, वाहक होती है, और जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपके इस रोग से ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं, पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं। अर्थात वर्णांधता रोग के कारण पुरुष, वर्णांधता जो रोग होता है वो पुरुषों में अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखो कि जो वर्णांधता होता है वो एक लिंग सहलग्न वंशागति रोग है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस जो रोग का जो जीन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, अक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, ठीक है। और ये किसके कारण होता है, एक अक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले अप्रभावी जीन के कारण होता है, ठीक है। स्त्री क्या होती है, सामान्यतः वाहक होती है, ठीक है। और ज्यादातर ये किसमें होता है, पुरुषों के अंदर होता है। अर्थात ये कह सकते हो कि स्त्रियां सामान्यतः वाहक होती है और ये रोग अधिक किसमें होता है, पुरुषों के अंदर अधिक होता है। अब यहाँ पे स्त्रियां वाहक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लेना कि स्त्रियों के अंदर टोटल नंबर ऑफ अक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2 होते हैं, और पुरुष के अंदर टोटल नंबर ऑफ अक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो यहाँ पे पुरुष के अंदर 2 अक्स क्रोमोसोम होने के कारण यहाँ पे एक पर अगर अप्रभावी जीन है तो दूसरे पे क्या रहता है, प्रभावी जीन रहता है, जिसके कारण स्त्रियों में ये रोग प्रदर्शित नहीं होता है। अधिकांशतः स्त्रियों में तो तभी स्त्री वर्णांध होगी जब मान लीजिए कि दोनों अक्स क्रोमोसोम पर ही क्या हो, अप्रभावी जीन हो, तभी स्त्रियां क्या रहती है, यहाँ पे वर्णांध रहती है। अन्यथा यहाँ पे स्त्रियां क्या रहती है, वाहक रहती है। तो ये क्लर्क ब्लाइंडनेस है वो आपका क्या है, एक लिंग सहलग्न वंशागति का उदाहरण है, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी हीमोफीलिया, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ में ये जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाएं। थैंक यू।